कल का रिकॉर्डिंग शायद अपलोड नहीं कर पाया हमने। आज करूंगा दोनों। सर वो सर प्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में भी कुछ चीजें रह गई थी, वो कंप्लीट हो गई आपसे? हाँ, कुछ एक चीजें हैं, अभी देखता हूँ मैं उसको, है ना। जी जी। वो सर आपने कौन सी डेट्स बताई थी जब आप नहीं होंगे? 25 25 थ्रू टू 1, फर्स्ट। है ना। सेकंड से अपन चालू करेंगे। 25 आई थिंक सो ट्यूसडे मंडे को आ रही है, कुछ इस तरह से ना। 25 वेडनेसडे। अच्छा, 25 वेंसडे को टू। है, वेडनेसडे है। और फर्स्ट को भी वेडनेसडे है ना। 8 दिन के सही। सेशन है वो मेरे। वो क्या, कुछ लोगों को अब मना कितना करो। फर्स्ट को करवा चौथ भी है। अरे वही मिसेज वही तो बोल रही है कि तुम कब तक आओगे। मैं फ्लाइट जब तक छोड़ेगी मुझे, देखता हूँ में कौन से टिकट दे रहे हैं बोलो। कल सर परसों ख्याल करिएगा, ऐसे ना हो दरवाजे पे खड़े हो तो एंट्री अलाउडेड ही ना हो। एंट्री अलाउ करनी पड़ेगी ना, वो व्रत आज तक तोड़ना। इतने 26 साल में कभी मिस नहीं हुआ करवा चौथ। लेकिन फिर तो अच्छी बात देखते है। हैं। हम्म। सर वो मेरे साथ मेल कलीग्स है ना, हमारी जो इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत फीमेल्स बहुत हम्म। कम होती हैं, तो वो अक्सर मुझे मेल कलीग्स कहते होते हैं, आप हमारा दर्द नहीं समझ सकती मैडम, क्योंकि आपकी कभी वाइफ ही नहीं होनी। सही बात। हाँ। तो पहले मैं देख लूं कल का पीपीटी। जी जी। लेट मी चेक दैट। रियाज को ना डराएं। हाँ, वो हमें जूनियर क्यों? मोस्ट है। सर वो जूनियर मोस्ट है ना। हाँ। अच्छा अच्छा। वेलकम। क्या रहा? अच्छा अच्छा। सर कल का रिवीजन कर रहे हैं क्या अपन? थोड़ा सा उसमें से वो करके आगे बढ़ेंगे, रिवीजन नहीं है कल तो ये। कल हमने ये देखा था कि पी वैल्यू मेथड तक हो गया था कंप्लीट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। जी जी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। ये हमने दो तरह की हाइपोथेसिस देखी थी, नल और अल्टरनेट, है ना। रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस पहला क्लासिफिकेशन है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस फिर दो प्रकार की होती है, नल होती हैं और अल्टरनेट होती हैं, ठीक है। बिल्कुल। अल्टरनेट को डिनोट करते हैं H1 या HA से, और नल को हमेशा H0 से डिनोट नॉट। करते हैं। अब ये जो हाइपोथेसिस हैं, नल और अल्टरनेट, ये दो तरह से होती है। एक तो टू टेल होती है और एक वन टेल होती है। वन टेल में राइट टेल्ड भी हो सकती है और लेफ्ट टेल्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो बेटर जब होता है वन टेल रखा जाए ना।
अब जैसे टू टेल की हम बात करें तो टू टेल में इक्वल का साइन आता है सिंबॉलिकली, म्यू इज इक्वल टू के हमारा मान लीजिए सैंपल मीन है और म्यू तो हमेशा पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू के मतलब म्यू जो है के बराबर है, मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों बराबर है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यही मतलब हुआ ना इसका सिंबॉलिकली। प्रीति जी क्लियर हुआ? जी जी यस सर। है ना। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका अपोजिट होता है, म्यू इज ये नॉट तो इक्वल टू के, के है ना। सर के क्या है इसमें? के इज द सैंपल मीन, जो भी हम पैरामीटर ले रहे हैं सैंपल सैंपल का ओके। मीन, एक्स बार लिख लो या के लिख लो। और ये म्यू म्यू तो पूरे पूरे पॉपुलेशन मीन, मीन्स का पूरे, हाँ, पॉपुलेशन का मीन पॉपुलेशन का मीन, ओके। है ना। तो हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का मीन सैंपल मीन के बराबर है या नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस में आएगा दोनों इक्वल है, मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हाँ और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बराबर नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हाँ जी। गॉट इट। ये तो हो गया टू टेल में। हम्म, अब इसमें क्या हो सकता है, यदि आपका मीन लेफ्ट साइड भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है हम्म, और राइट साइड भी, जी टू टेल में मैं आपको बताता हूं, दोनों तरफ क्रिटिकल वैल्यूज हैं, जी ये टू टेल है जी ना। तो दोनों जी। तरफ रिजेक्शन रीजन मिलता है, यदि लेफ्ट तरफ भी ये वो चला जाता है तो भी रिजेक्ट होगा, और राइट साइड भी यदि क्रिटिकल रीजन में चली जाती है वैल्यूज तो भी रिजेक्ट होगी नल हाइपोथेसिस। गॉट इट, जी। है ना। अब हम बात करते हैं वापस वन टेल। वन टेल की। वन टेल में यदि राइट टेल्ड है तो म्यू इज स्मॉलर देन इक्वल टू के, मतलब हम जो पॉपुलेशन मीन है वो कम है सैंपल मीन से, सैंपल मीन से। है ना, कम है या बराबर है एटलीस्ट, ठीक है। तो राइट टेल की वहीं, जबकि नल हाइपोथेसिस सिंबल स्मॉलर देन का लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है, हमेशा इसको पहचाना जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस के सिंबल से। ग्रेटर देन मतलब राइट साइड एरो दिख रहा है मतलब राइट टेल है ना। आप देखेंगे लेफ्ट टेल में जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एरो है लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट टेल है, तो इस एरो से अल्टरनेट हाइपोथेसिस के एरो से पहचाना जाता है कि राइट टेल है या लेफ्ट टेल है। गॉट इट। यस। फिर नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल साइन होता है, आप देखिएगा टू टेल में तो इक्वल है ही, और राइट टेल में स्मॉलर देन इक्वल है और लेफ्ट टेल में ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल साइन जरूर एग्जिस्ट करेगा। मतलब इक्वल साइन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। ठीक है। प्रीति जी क्लियर हुआ है यहाँ तक? आप थे नहीं, ये सेशंस मैंने पहले क्लियर किए थे इनको, है ना। मैं इसका भी आपको डायग्राम बता देता हूँ, ये देखिएगा। इसमें सिंगल रिजेक्शन है, ये लेफ्ट टेल है, लेफ्ट साइड में आया रिजेक्शन, और जो राइट साइड वाला है वो राइट टेल है, उसमें राइट साइड में रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो सर कल तो आप बोल रहे थे कि अगर वो हम लोग जो निकाल रहे थे सिग्निफिकेंस 0.05 वाला, 0.5 वाला, तो आप बोल रहे थे एक साइड होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक होगा। हाँ वो टू टेल में, टू टेल में। टू टेल में होगा ना। वन टेल में यदि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिएगा। तो जो आप उस दिन कह रहे थे सर कि हम हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं पे डिपेंड करेगा कि वन टेल्ड है कि टू टेल्ड है, हाँ basically, है ना। वो तो भी अपन ये स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंट है कि इसको ध्यान में रखकर तब हाइपोथेसिस लिखी जाए। हाँ हम्म, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। तो कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे, पूरी रिसर्च कर लेते होंगे फिर हाइपोथेसिस सेट करते होंगे। कैसे होएगा?
फिर तो रिवर्स रिसर्च इंजीनियरिंग होगी थोड़ी कैसे? चलेगी वहाँ। हम्म। यदि टू टेल में जे टेस्ट में 1.96 यहाँ आ रहा है ना, हम्म -1.96 यहाँ आ रहा है, ठीक है। 5% रीजन दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, तो यहाँ 0.25 0.025 आ जाएगा, 0.25 है ना, हम्म और यहाँ भी 0.025 0.025 होगा। गॉट इट? क्योंकि रीजन की बात करते हैं तो हम उसको रीजन को तो एक्युमुलेट कर सकते हैं, है ना, कि 0.05 से ज्यादा या कम वहां डिसाइड होता है। ये दो टेल की बात है। अब मैं आपको वन टेल बताता हूं, देखिएगा। मैं राइट साइड वाला ले रहा हूं वन टेल अभी, है ना, तो यहाँ आएगा है क्या? 1.64 पे आएगा, ओके, क्योंकि पूरा रीजन एक ही तरफ हो गया ना, 5% राइट साइड में। तो ये कैसे डिफाइन हुआ सर? डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्क्यूड है? नहीं, स्क्यूड नहीं है। फिर मान लीजिए किसी आर्मी में हाइट की बात करें, अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, है ना, तो पर्टिकुलर रेजिमेंट में इतने सेंटीमीटर से हाइट के कितने लोग हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है ना, इतने हाइट से ज्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर सेंटीमीटर से। तो वहां अपन राइट टेल ही जाएंगे ना, ज्यादा की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे, एटलीस्ट और ग्रेटर देन, है ना, एटलीस्ट में आ ही जाएगा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब ही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, तो वो वन साइडेड हो गई ना वो। और डायग्राम में अगर देखो ना प्रीति, तो 1.96 पे 0.025 है, करेक्ट। अगर आपको इसको 0.05 करना है तो वो जो वर्टिकल लाइन खड़ी है उसको लेफ्ट शिफ्ट और करना इधर पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट हो है ना। गया। वही देख लो, वहां ऊपर 1.96 पर है वो वर्टिकल लाइन, नीचे 1.64 पर है ना, तो वो देखिए, लेफ्ट शिफ्टेड है ऑलरेडी। क्योंकि क्या हुआ, पहले इतना ही रीजन आ रहा था ना 1.96 में, बस ये कर्व नीचे कम भी तो हो रहा है। तो 1.96 से जब आप पूरा 5% यहाँ लेना चाह रहे हो, इधर नहीं देना चाह रहे बिल्कुल भी लेफ्ट साइड में, तो ये नेचुरली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इतना एरिया बढ़ेगा ना, तभी तो 0.05 होगा। यहाँ तक तो 0.025 था, है ना, और यहाँ भी 0.025 करना पड़ेगा इसको। ये दोनों मिला के 0.05 होगा कि नहीं होगा? इज इट तो क्लियर टू? हाँ, तो हाइपोथेसिस जो टेस्ट होता है हम्म, वो बेसिकली इस वैल्यू पे के आधार पे। हाँ, ठीक जैसे है। मैं इसका बताता हूँ आपको क्या वैल्यू आती है, क्यों। और ये 0.05 जो है सब, दैट इज द 5% कॉन्फिडेंस लेवल ना। हाँ, 5% कॉन्फिडेंस लेवल, करेक्ट। जस्ट अ मोमेंट। 5% कॉन्फिडेंस लेवल या 5% मार्जिन ऑफ एरर? एक सेकेंड, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ देखिएगा, दिख रहा है आपको, नीचे जो है 0.05, मतलब वही 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ। यदि टू टेल होगा तो +-1.96 दोनों डायरेक्शन में होगा। लेफ्ट साइड भी माइनस में 1.96, राइट साइड में प्लस में 1.96। पर यदि राइट टेल है तो क्या होगा, 1.645। 1.645 होगा, ठीक है। और देखो। लेफ्ट में भी, लेफ्ट में उधर इधर वैल्यू बढ़ेगी, उधर माइनस में नहीं बढ़ेगी, इधर साइड कम होएगी वैल्यू, समझ गए। है ना, लेफ्ट टेल में। तो हम इतना ही मान के चल रहे हैं, अभी राइट टेल में ही बता रहा हूँ। और 1% पे 2.58 होती है ना, और यदि वन टेल पे जाएंगे तो 2.33 पे पहुंच जाएगा।
ठीक है। इज इट क्लियर? यस। कंसेप्ट यस क्लियर हो सर। गया? ठीक है सर। अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये चीज मैंने यहाँ लिखी है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैंने अभी बोल के बताया आपको, इक्वल टू और ये वो। बिल्कुल, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल और ठीक हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो प्रकार की एरर होने की संभावनाएं होती हैं, गुंजाइश होती है, ठीक है। हम हाइपोथेसिस टेस्ट करके ये तो नहीं बता सकते कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, बता सकते हैं? ओ सर। नहीं बता सकते। हम खाली उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक सेकंड को हम मान लें कि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जो भी कॉन्फिडेंस है आपका, और वो वाकई में ट्रू है, हम ये भी मान लेते हैं एक सेकंड, और वो एक्सेप्ट हो जाती है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और एक्सेप्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ? भाई सही थी इसलिए एक्सेप्ट हो गई। इज इट क्लियर? यस। और आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और रिजेक्ट हो गई। ऐसे कैसे सर? ट्रू थी और रिजेक्ट हो गई कैसे होगा? भाई वही तो एरर बता रहा हूँ, इस तरह की एरर हो सकती है ना। भाई ट्रू होने के बाद रिजेक्ट हो जाती है, मान लो आपको कॉन्फिडेंस है और वो ट्रू भी है आपका स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस का, पर वो रिजेक्ट हो गया, डेटा जो आपके पास आया और आपने जो कंप्यूटेशन किया अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें वो रिजेक्ट हो गया, हम्म ठीक है। ये वही सिस्टम हुआ है जैसे कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे। कोई किसी को कोविड है और टेस्ट में आए नहीं है, है ना, तो ये रॉन्ग डिसीजन है, एक एरर है ना ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स भी है और पॉजिटिव भी है। हाँ, मतलब ठीक है। झूठा पॉजिटिव, मतलब है तो पॉजिटिव, फॉल्स, सॉरी फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? फॉल्स नेगेटिव, मतलब ना बोल रहा है वो कि नहीं है कोविड पॉजिटिव, पर वो उसको है। अपन बोल रहे हैं, हमारा टेस्ट बोल रहा है कि नहीं है, पर एक्चुअली उसको कोविड है। गॉट इट? तो क्या हुआ? हमारा नेगेटिव जो हो गया फॉल्स हो गया कि नहीं, गलत हो गया कि नहीं हो गया? जो हमारे टेस्ट ने नेगेटिव बोला उसको, वो गलत है कि नहीं, है ना। यदि किसी को मान लो कि कोविड है और टेस्ट भी बोलता है, ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव हुआ क्या नहीं? अपना टेस्ट भी पॉजिटिव आया, ट्रू पॉजिटिव हुआ, है ना, और उसको है भी, तो ट्रू पॉजिटिव हुआ। वो तो एरर थोड़ा हुआ, है ना। तो यहाँ जो है हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो रिजेक्ट हो गई, तो इट इज ए रॉन्ग डिसीजन बेसिकली। तो ये एक एरर कहलाती, टाइप 1 एरर बोलते हैं हम इसको, या एल्फा एरर बोलते हैं, ठीक है। अब एल्फा एरर क्यों बोलते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, पहले हम इस चार्ट को पूरा समझ लें, टेबल। दूसरा, यदि आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स है, गलत है, और वो एक्सेप्ट हो गई, तो वो भी गलत है। तो भी गलत बात है, रॉन्ग डिसीजन है ये, है ना। तो ये भी एक टाइप की एरर हुई, इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर और बीटा एरर, ठीक है। हाँ, यदि आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स है और वो रिजेक्ट होती है तो राइट डिसीजन होगा। इज इट क्लियर प्रीति जी, समझ में आया यहाँ तक? हाँ मतलब सब काइंड ऑफ मैट्रिक्स है क्या सर ये? हाँ, मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, हाँ, ट्रू पॉजिटिव ट्रू और नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, उसी से ये बनता नेगेटिव। है। और इसके कॉम्बिनेशंस।
हाँ, वो इसी तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है दैट ऑलवेज कंफ्यूज द पीपल, है ना, एकदम से नहीं आप कैप्चर कर सकते। कंफ्यूजन मैट्रिक्स अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस में। तो इसी तरह का मैट्रिक्स बनता है और वहां अपन ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स तो इसमें पॉजिटिव, आगे और नेगेटिव। थियरी है क्या? नहीं, थ्योरी लगभग खत्म है। ये तो थोड़ा सा क्योंकि प्रीति जी का भी रह गया था और आप भी मिस किए तो ये मेरा भी बस रह गया। एंड का है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्रैक्टिकल चालू होंगे और प्रैक्टिकल बहुत जल्दी खत्म होंगे, है ना। अब अल्फा एरर क्या होती है कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू था, और ये नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस है, रीजन, है ना। आपका हाइपोथेसिस ट्रू था और रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया मतलब आपका जो वैल्यू आया मान लो 1.96 से ज्यादा आया, ज्यादा आया। 2.01 आया मान लो, हम्म ठीक है, हम्म तो रिजेक्ट हो गया। हम्म ये 5% पे हम्म लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम्म रिजेक्ट हो गया। हम्म, तो 5% किसको बोलते हैं? अल्फा को तो बोलते हैं। अल्फा यू तो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा। तो ये एरर क्यों आ रही है कि आपने रीजन कम सिलेक्ट कर रखा है। एक्सेप्टेंस रीजन 95% लिया हुआ है, गॉट इट। यदि आप इस रीजन को बढ़ा दो और 2.58 कर लो तो ये हो जाएगा 1%, हम्म है ना। अल्फा हो जाएगा 0.01 हम्म और आपका वैल्यू 2.01 था जो 2.58 से कम है। हम्म प्रीति जी समझ में आ रहा है आपको? समझ में नहीं आ रहा है सर कुछ। नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको दोबारा से मुझे लगता है प्रैक्टिकल करने पे समझ आया शायद। नहीं, ये थ्योरी ही समझना पड़ेगी इसकी। ये प्रैक्टिकल नंबर में जो ऑटोमेटिक वैल्यूज है ना, ये वो वैल्यूज देखो दी मुझे हुई हैं, लग ये रहा है कि ये याद ये रखना ये पड़ेगा। कॉफिशिएंट्स हैं, ये कॉफिशिएंट्स हैं मैडम, ये याद रखना है। 1.96 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए होती है, मतलब सर आप बोल रहे हो कि ये वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगी हर एक केसेस में? स्टैंडर्ड रहेगी। या इसको याद रखना। 1.96 2.58 और बस ये दो वैल्यू है, 1.64 वो वन टेल के लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा कि आपका जो वैल्यू आया था वो आया 2.01, गॉट इट। तो मेरा वैल्यू कहाँ से आया 2.01? अपन ने जो कैलकुलेट किया जो भी हाइपोथेसिस का फॉर्मूले से, ठीक। वो वैल्यू आया 2.01। ओके ठीक आपका है। पी वैल्यू, नहीं ये जेड वैल्यू, यहाँ पी ठीक तो नहीं है, अभी जेड वैल्यू ठीक कितना है। आया? 2.01। 2.01। हम्म ठीक है, दोनों तरीके से देख सकते हैं। आपको यदि पी वैल्यू के हिसाब से समझना है तो उस हिसाब से समझा देता हूं मैं आपको, वो भी हम्म क्लियर है। पी वैल्यू से समझना है आपको, जल्दी समझ में आएगा। चलो 1.96 2.58 को छोड़ दो, इसको ले ही नहीं रहे हम, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। आपका पी वैल्यू आया 0.03। कितना आया? 0.03 पी वैल्यू क्या है सर? जो अपन ने निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी। टेस्ट की जो वैल्यू होती है, टेस्ट से जो पी वैल्यू निकलती है, जैसे हम जेड वैल्यू निकालते हैं वो जेड वैल्यू पूरा को कन्वर्ट करते हैं मतलब पी में, पी में। में ओके। प्रोबेबिलिटी टेबल के डालते थ्रू। हैं ना। पर हमारे प्रोबेबिलिटी टूल्स है। डायरेक्ट दे देते हैं, हम्म हमें आर पाइथन में, एसपीएसएस में, सब में डायरेक्ट मिल जाता है, गॉट इट। ओके। पी वैल्यू हमें टेबल नहीं देखना पड़ती। इज इट क्लियर? यस यस सर, सर। यहाँ तक एकदम क्लियर। तो हमारा पी वैल्यू 0.03 आया। यदि मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करूं तो मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है क्योंकि कैसे? 0.05 से कम है, तो 0.05 से ज्यादा होगी तो तो एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05।
हाँ, ये हमें याद रखना होता है। यस, मुझे तो याद ये आप लीनियर लाइन पे देख रहे हो ना, अब आप एरिया नहीं देख रहे हो ना। अब एरिया में बता रहा हूँ पी वैल्यू आपको, है ना, क्योंकि आप वो लीनियर लाइन पे कंफ्यूज हो रहे थे। तो मतलब अल्फा यदि आपने 0.05 चूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये रिजेक्ट हो गए, तभी तो ये अपन पी वैल्यू 0.05 से कंपेयर कर रहे हैं। अब यदि आप अल्फा चेंज कर दो, अल्फा को हम 1% कर दें, हाँ तो ये 1% लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल है। सिग्निफिकेंस, तो 1% ये में तो ये एक्सेप्ट 0.3 हो से रही है बड़ी है। क्योंकि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.01। 0.01, हमारा 0.03 0.01 से ज्यादा है कि नहीं है? राइट। बिल्कुल हम्म। ज्यादा है। ठीक है प्रीति जी। ऐसा हम क्यों करेंगे जब हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगी? नहीं करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस एरर को समझाने के लिए बता रहा हूँ ओके। जो वहां लिखा है मैंने, है ना, ठीक है। एरर का। तो तो सर हाँ, मतलब हम अल्फा वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए वैसे, मैं वही हाँ। चीज पे आ रहा हूँ। अच्छा। मैं यहाँ कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको। ओके ओके। तो इसको अल्फा एरर क्यों बोलते हैं, टाइप 1 एरर को? क्योंकि आपकी हाइपोथेसिस ट्रू थी और रिजेक्ट हो रही थी, किस कारण से हो रही थी कि अल्फा बड़ा था, 5% था, हम्म। इसलिए रिजेक्ट हो रही ना। आपके पास रिजेक्शन रीजन बढ़ गया ना इधर 5% पे, 1% पे तो कम है रिजेक्शन रीजन। हम्म। प्रीति जी समझ में आ रहा है आपको? हम्म, अल्फा वैल्यू जितनी बड़ी होगी टाइप 1 एरर की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि करेक्ट। अल्फा वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपका एक्सेप्टेंस रीजन कम होता चला जाएगा, तो ओके आपकी कम होता हाइपोथेसिस जाएगा ट्रू होने पे और भी एरर के रिजेक्ट होगी, चांसेस बढ़ते जाएंगे। ओके। रिजेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अल्फा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी। हाँ ठीक ठीक। ठीक है ना, और हम्म जितनी छोटी होगी तो छोटी होने में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि मान लो आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग है, हम्म फॉल्स है, और आपने एक्सेप्टेंस रीजन बहुत ज्यादा कर रखा है, ओके। तो वो तो क्या एक्सेप्ट। होगा कि वो रॉन्ग फॉल्स होती हुई भी एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन आपने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया है और आपकी पी वैल्यू आई थी 0.03, हम्म तो वो तो एक्सेप्टेंस में आ गई फॉल्स होते हुए। समझ गई। तो यहाँ यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एल्फा से छेड़छाड़ हमें नहीं करना कभी भी। ठीक। तो मतलब जैसा हम लोगों को सिस्टम दे रहा है वैसे ही हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। हाँ, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट इसका करना है, एक ही reject हो गया तो तरीका reject करना है कि कहाँ कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग फिट करेंगे, किस तरह की हाइपोथेसिस में लेकिन कैसा आपने अभी करेंगे। बोला ना कि अब वो चीज सिग्निफिकेंस को लेवल को समझिए। चेंज नहीं करना है। हाँ, जहां भी बिहेवियरल साइंस की हम बात करते हैं, जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है हम्म डायरेक्टली, जैसे कि मैनेजमेंट, है ना, हम्म ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। हम्म हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में पेशेंट तो ह्यूमन है ना, हम्म वो है। हाँ, लेबोरेटरी कल अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो साइंस है ना, वहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जहां भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इन सब में हमेशा हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलना है। हम्म ठीक है, हम्म मतलब हम 95% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। करेक्ट। इज इट क्लियर द रीजन बिहाइंड दैट? यस यस। इंडिविजुअल डिफरेंस एक और के कारण सवाल। हम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। गॉट इट। एक और क्वेश्चन लास्ट, हाँ हाँ हाँ, कि हम कभी कभी 99% भी कॉन्फिडेंस ऑफ एरर क्यों लेते हैं? कई लोग ले लेते हैं बेवकूफी के चक्कर में। कॉन्फिडेंस लेवल हाँ, ले लेते हैं, वो इतना खाली लिया आइडियल जाता तो है। पॉसिबल नहीं 95। होता एक्चुअल में। वही देखिए तो मैं वन बताऊं, परसेंट में वही तो बता रहे हैं, 1% इज दैट ना। 1% कब लेंगे? जब आप प्योर साइंस पे काम कर रहे हो, जब आप और फिजिक्स पे काम कर रहे हो, जब आप केमिस्ट्री पे मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हो, जब केमिस्ट्री। आप रिजल्ट की एक्यूरेसी बायोलॉजिकल ज्यादा है। लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, वायरस के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई और कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं बायोलॉजिकल लैब में, है ना, हॉस्पिटल में नहीं, बायोलॉजिकल लैब में जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, ठीक। साइंस में, फिजिक्स में, मैथ्स में आप काम कर रहे हो, तब आप 99% लोगे। डज इट मेक सेंस टू यू? हम्म
या फिर कोई ऐसी चीज है कि जब मशीन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है, वहां पर 99% पे जाएंगे। गॉट इट? यस सर। क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना बिल्कुल। भाई? एक ही कंपनी की दो मशीनें हैं, दो कंपनी के डिफरेंट मॉडल हैं और सेम प्रोसेस सेम वर्क करते हैं, सेम आउटपुट देते हैं, हम उधर बात कर रहे हैं तो हम 99% पे जाएंगे वहां, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है। इसीलिए साइंस में लोग लेते हैं 99% 99%। हमें कभी भी आपका जो फील्ड है एनजीओ का, वहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, नहीं लेते। वहाँ हमेशा 95% को ही कंसीडर करके लिखें। जब भी रिपोर्ट में रिजल्ट लिखें, भले ही आपकी वैल्यू 0.00 जैसे कल आई थी ना, 2.2 इंटू 10⁻⁻16 भी आए, मतलब वो 0.01 से भी बहुत कम है, पर हम उसमें ये नहीं लिखेंगे कि 99% पे रिजेक्ट हुई है कॉन्फिडेंस लेवल। हम हमेशा लिखेंगे 95% कॉन्फिडेंस लेवल। गॉट माय पॉइंट? यस यस सर। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं कि कम वैल्यू आ गई है, 99 मतलब 0.01 से भी कम है, तो हम 99 पे क्यों ना रिजेक्ट करें इसको। बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं करना है। गॉट इट? यस। बिहेवियरल साइंस के अंदर ये चीज का ध्यान रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इस मैट्रिक्स के द्वारा। और आज पहली बार मुझे समझ आ गया कि है क्या। नहीं तो करके दे देते थे स्टैटिशियन, हाँ हाँ सिग्निफिकेंट है, हाइपोथेसिस जो है वो। वही चीजें हैं। अभी मेरी किताब इतना ज्यादा मुझे वो हो रहा है, अभी 180 पेज हुए हैं उसके, और अभी एक दो चैप्टर बढ़ गए उसमें, क्योंकि मुझे लगा वो जरूरी है, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सब असल में डालना। सर आपके पास है माशाल्लाह से समंदर, अब आप उसको कंसाइज करते करते ना तब भी पेजेस बढ़ रहे हैं। हाँ, असल में ऐसे ही है ना कि वो पेज पे लाना लिखना बंदा शुरू करे तो बहुत सारी चीजें फिर बहुत आती सारी हैं चीजें जहन हैं। में, तो आपके नुआंसेस पास भी तो बहुत है। माशाल्लाह से नॉलेज है इतना सारा, तो वो इसलिए थोड़ा तो टाइम उसमें ज्यादा से लगेगा। कॉन्साइज करना पड़ रहा है मुझे सब चीजों हाँ को, जी। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट जाए। हम्म। और मैं सर हम लोग आपके प्री टेस्ट सैंपल भी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो हमने सोचा ही नहीं है। सही बात। तो आते आगे बढ़ते हैं। रियाज, क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ सर क्लियर हुआ, लेकिन इसके पहले का जो कल हुआ था ना वो मैंने सिर्फ सुना था, उसमें मेरे को थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। हाँ, पूछो तो मैं पूछो। वो एक बार वीडियो देख के मैं वापस ठीक है, पूरा वो आप कल करूँगा। पूछ लेना भली से, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कल परसों पूछ लेना, है ना, उसको देख के ठीक है। आराम से। हम्म, ये अपना क्लियर हो गया, है ना? अब क्या टाइप ऑफ होता है, मैंने बता दिया, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। यदि अपन टाइप 1 एरर को कम करते हैं, यदि अल्फा वैल्यू हम लोग कम करते हैं, तो एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ जाएगा, तो फॉल्स हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। यही बताया मैंने। हम्म तो इसको बोलते हैं बीटा एरर। बीटा एरर पावर ऑफ टेस्ट, जितना आप एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ाएंगे उतना टेस्ट जो आप भी लगा रहे हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जो भी टेस्ट आप ले रहे हो उसकी पावर कम होती है। ठीक है? 1 माइनस बीटा इज द पावर ऑफ टेस्ट। तो देखिएगा, अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर एंड इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको अपन पूरा पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगी चीज। Alpha is the probability of making a type 1 error and is called the level of significance or the alpha level. Alpha is the probability that you will reject the null hypothesis when it is true. है ना? अल्फा उस लेवल को हम सेलेक्ट करते हैं कि यदि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, जबकि ये ट्रू है फिर भी रिजेक्ट हो जाती है, तो ये अल्फा लेवल के कारण होता है। सो 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यदि 0.05 आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो 1 माइनस 0.05 जो होगा, 0.95 जो होगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाएगा। Got it? ओके जिसको हम 95% बोले या 99% यदि हाँ वन करेक्ट ले रहे हो। ठीक। बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर, है ना?
बीटा वो प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है, अल्फा भी प्रोबेबिलिटी है और बीटा भी प्रोबेबिलिटी है ना, पी वैल्यू तो है ही वो रीजन। तो बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द टाइप 2 एरर, वो होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 1 माइनस बीटा इज नोन एज द पावर ऑफ टेस्ट। यदि 1 माइनस बीटा करते हैं तो वो पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आपने अल्फा कम किया तो बीटा बढ़ जाएगा, बीटा बीटा एरर की चांस बढ़ जाएंगे ना, यही तो देखा भी अपन ने। यदि जी। अपन अल्फा कम करते हैं तो आपने एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ा दिया, एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ा दिया तो अब नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के चांस बढ़ गए। यदि फॉल्स है तो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, जी। तो बीटा एरर बढ़ गई। अल्फा एरर कम करी तो बीटा एरर बढ़ जाएगी, और अल्फा एरर बढ़ाओगे तो बीटा एरर कम होगी। जब बीटा एरर बढ़ी अल्फा कम करने से तो 1 माइनस बीटा कम होगा कि नहीं होगा? बीटा बढ़ा है तो 1 माइनस बीटा तो कम हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। तो 1 माइनस बीटा को बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। तो मतलब पावर ऑफ टेस्ट कम हो गई। इज इट क्लियर? प्रीति जी, हुआ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। है ना। So the power of taste is the ability of a statistical test to detect true effects when they exist, है ना। उस ट्रू इफेक्ट को पता करना यदि वो वहां पे है। तो thus power is the probability that you will reject the null hypothesis when it is false, है ना। आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना यदि वो गलत है, ठीक है, वही पावर टेस्ट का कहलाता है सही। द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल डिटेक्ट ट्रू डिफरेंसेस व्हेन दे एग्जिस्ट, है ना। और उसको आप यदि उसमें डिफरेंसेस हैं सिग्निफिकेंट तो आपका वो भी पता चलना चाहिए। ये वो प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल डिटेक्ट ट्रू डिफरेंसेस व्हेन दे एग्जिस्ट, मतलब नल हाइपोथेसिस वाली बात भी कर रहा है, ठीक है ना। यदि गलत है तो उसको गलत बोले और सही है तो उसको सही बोले, यहाँ कहने का मतलब ये पावर ऑफ टेस्ट का। So researcher can select the alpha level they wish to use. Common alpha level include 0.05 and 0.01. Beta in power are controlled indirectly through. ये बीटा जो है वो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, वो कई चीजों से होकर के कंप्यूट होता है। सैंपल साइज है आपका, अल्फा लेवल है, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट है, इफेक्ट साइज है, अमाउंट ऑफ द वेरिएबिलिटी है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स इसका प्रोसीजर होता है, तो हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। हम आगे आते हैं। ये जो चीज मैंने समझाई है वही मैंने यहाँ लिखी है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये भी स्किप कर रहा हूँ। ये मैंने बता ही दिया कि बिहेवियरल के लिए हमें 5% लेना है और उसके लिए, तो ये पिछला स्लाइड उसी हिसाब से था थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? यदि कोई बहुत चीज जरूरी है। नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो रही है तो सिग्निफिकेंस है स्टैटिस्टिकली, है ना। रिजेक्ट हो रही तभी तो सिग्निफिकेंट है। So it does not mean that the effect is large. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभाव बहुत ज्यादा है या बहुत महत्वपूर्ण है या अर्थपूर्ण है, ये हमें नहीं पता चलता इससे, है ना। इसका ये मतलब नहीं होगा कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आ रहा है तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज्यादा है ना, ये इसका मतलब कभी भी नहीं निकालना है। द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज अनलाइकली टू ओकर बाय चांस अलोन। हो सकता है कि बाय चांस हमारे को ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इस तरह के आ गए, अनलाइकली, हमारा सैंपल सही नहीं होगा उससे। That may be the cause for that also. It means that the observed effects are unlikely due to chance, है ना, वो इफेक्ट भी जो है चांस के कारण हुए हों। It means that the results are reliable and likely to be repeatable. सबसे महत्वपूर्ण लास्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब होता है कि the results are reliable and likely to be repeatable। ये मतलब होता है कि रिजल्ट जो भी आए हैं, एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, वो रिलायबल है, और ये यदि हम दोबारा से कोई सैंपल लेंगे उसी पॉपुलेशन पे, उस पर काम करेंगे तो ये चीज रिपीट होगी। गॉट इट? ये मतलब निकलता है इसका। क्लियर? तो ऊपर के तीनों चीजें हम नहीं मानेंगे, हम फोर्थ स्टेटमेंट को मानेंगे। यदि आपने सही प्रोसीजर यूज किया है सैंपलिंग करने में और सब में, तो इट मींस दैट द रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड लाइकली टू बी रिपीटेबल। लाइकली टू बी रिपीटेबल, है ठीक ना, हो कि गया। आप जितने भी सैंपल उससे लेंगे उस पे ये रिपीट होगा।
द पी वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी रीजन ये मैं बता चुका हूं आपको, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। काई स्क्वायर का थोड़ा सा देख लेते हैं। काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का बनता है, स्क्यूड होता है राइट साइड, ठीक है। सो काई स्क्वायर एंड एफ हैव ऑल of the rejection region in one tail but are in fact two tail test of hypothesis, जबकि ये टू टेल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं हाइपोथेसिस में, पर इसका पूरा रीजन एक ही साइड होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? और काई स्क्वायर जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में और ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सब एक्सप्लेन होगा। सेंटर लिमिट थ्योरम मैंने बता ही दिया था आपको, यस सर। इसको एक बार पढ़ लेना। सैंपल साइज के हिसाब से भी मैंने बता दिया था, जैसे सैंपल साइज बढ़ाएंगे वो नॉर्मल उसमें बनता पहुंच है। जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म मीन का जो सैम्पलिंग मतलब वो करते हैं हम लोग, है ना, हम्म, यही बता चुका था। अब हम आ रहे हैं टेस्ट पे, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी। हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि भाई नॉर्मल है या नहीं है डेटा हमारा। In statistics, normality tests are used to determine if a data set is well modeled by a normal distribution and to compute how likely it is for a random variable underlying the data set to be normally distributed. जो डेटा सेट है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं वो चेक करने के लिए तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है कि हम हिस्टोग्राम बना लें, डेंसिटी चार्ट बना लें, उससे पता कर लें। बैक ऑफ द एनवेलप टेस्ट होता है और फ्रीक्वेंटिस टेस्ट है। फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा जो यूज होता है सेफ्रियो विल्क टेस्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, या एंडरसन डार्लिंग टेस्ट यूज करते हैं। ये जो सेफ्रियो विल्क टेस्ट है या एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है, ये दो टेस्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं पता करने के लिए कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। हम आगे लगाएंगे इस तरह के टेस्ट। मैं इन सब टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है पर अपन को उतना ज्यादा जाना नहीं है। रिसर्च डिजाइन ये अपने आप में बहुत बड़ा अलग सब्जेक्ट है ना, पर हमने यहाँ इसको बहुत शॉर्ट में चीजों को लिया है। आफ्टर स्टार्टिंग स्टेटिंग द हाइपोथेसिस द रिसर्चर डिजाइन द स्टडी, सिलेक्ट द करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपको सिलेक्ट करना है, चूज एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फॉर्मुलेटिव प्लान फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आपको प्लान बनाना है। Statistical test use the data obtained from a sample to make a decision about whether the null hypothesis should be rejected. फिर टेस्ट वैल्यू, स्टैटिस्ट जो वैल्यू एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जेड वैल्यू जो आती है, अपन तो पी वैल्यू से काम कर रहे हैं, जेड वैल्यू भी साथ में आएगी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। सो इम्पोर्टेंट नोट यदि हम देखें, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड वी डू नॉट एक्सेप्ट इट एज ट्रू, there is merely not enough evidence to say that it is false. हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं कि हम इसको फॉल्स कह पाए, है ना। सो कंसीडर द ज्यूरी ट्रायल एनालॉजी, जो हम बोलते हैं ना गिल्टी नॉट गिल्टी वाला ही कंसेप्ट मैंने यहाँ दिया है, तो ज्यूरी थोड़ा सा ट्रायल पढ़िएगा। एनालिसिस ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ भी दिया है इसको। अब हम बात करेंगे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, जो कि कल भी ये प्रश्न उठा था। यस सर, बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है। इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नोन बाय मींस ऑफ इट्स पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कौन कौन से, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, देन स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक टेस्ट। एक तो ये कंडीशन होगी, जरूरी नहीं कि पूरी कंडीशन लागू, ठीक है, या तो ये आपको मालूम है उसके पैरामीटर मालूम है तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट ले लोगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इफ देयर इज नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन और पैरामीटर्स but still is required to test the hypothesis of population, then a statistical test is called the non-parametric test. Got it? तब अपन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, एनोवा होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है। Got it? ये मेजर पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी काई स्क्वायर, देखिए काई स्क्वायर टेस्ट दोनों जगह आता है, पैरामेट्रिक में भी और नॉन पैरामेट्रिक में भी। अब वो कैसे जब अपन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है, वैल्यू पे बेस्ड नहीं होता है, इसलिए दोनों तरफ आता है। मैन विटनी टेस्ट यूज होता है टी टेस्ट जेड टेस्ट की जगह, रैंक सम टेस्ट होता है, क्रस्कल वैलिस टेस्ट होता है एनोवा की जगह, है ना। डनकन टेस्ट भी जो होता है एनोवा रैंक टेस्ट की जगह यूज होता है।
तो इस तरह के टेस्ट जो है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो बहुत सारे हैं, पैरामेट्रिक लिमिटेड है। पैरामेट्रिक एनालिसिस टू टेस्ट ग्रुप मीन, हमेशा पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करते हैं, हमेशा पॉपुलेशन क्या मानते हैं हम लोग, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम किसको लेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन को लेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ग्रुप मीन, है ना, ग्रुप मीन लेंगे। नॉन पैरामेट्रिक एज्यूम टेस्ट ग्रुप मीडियन, मैंने बताया कि जब भी स्क्यूड डेटा होगा तो कैसे लेंगे, मीडियन को मान के चलेंगे। ठीक है, ये हमें नहीं भी मालूम है पॉपुलेशन कैसी है, नॉर्मल है, स्क्यूड है, तो भी हम मीडियन ही लेंगे, क्योंकि मीडियन ही तो सेंट्रल पार्टीशन मेजर है, जो सेंट्रल पॉइंट को ही बताएगा हमेशा, 50% इस तरफ 50% उस तरफ। व्हाट इट, इज इट क्लियर? यस। स्पेसिफिक एजम्पशन आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन के लिए हमने स्पेसिफिक एजम्पशन मान के चलते कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पैरामेट्रिक में। नॉन पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन का कोई भी एजम्पशन नहीं होता है पॉपुलेशन के बारे में हमारा, ये भी एप्लीकेबल ओनली ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पे एप्लीकेबल होता है, ये एट्रीब्यूट्स पे भी होता है। जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो एट्रीब्यूट पे भी एप्लीकेबल होता है, क्वालिटी, एट्रीब्यूट यानी क्वालिटी, ठीक है, कैटेगरी जिसको हम बोले। सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, सैंपल्स पैरामेट्रिक टेस्ट में इंडिपेंडेंट होंगे, जो भी सैंपल होंगे। नॉट नेसेसरी द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, जरूरी नहीं है कि सैंपल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सर Assume- एक मिनट, ये इसका एक एग्जांपल बता सकते हैं? पैरामेट्रिक मतलब पॉपुलेशन इज नोन और पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमें पता है कि नॉर्मल है जैसे या नहीं है, एग्जांपल, नॉर्मल है। जैसे डेमोग्राफी डेटा किसी हाँ, सिटी जैसे का। आप मान लीजिए हम्म बच्चों के एग्जाम के मार्क्स, हम्म हमें मालूम है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं करेक्ट। पॉपुलेशन में, कम मार्क्स वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, ज्यादा मार्क्स वाले भी कम होते हैं, बीच के मार्क्स वाले ज्यादा होते हैं, एवरेज मार्क्स वाले, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो। ठीक। तो कुछ जगह पॉपुलेशन का हमें मालूम रहता है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वहां पैरामेट्रिक सीधे लगा देना है। हाँ, और जहाँ कोई ऐसा डेटा सेट जहाँ पे हमें नहीं पता है, वहां पर हम लोग नॉन पैरामेट्रिक लेंगे। हाँ वो मतलब एग्जांपल जस्ट कि रजिस्टर हो जाए, ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक तो पता है। यदि पर हम सैलरी की बात करें, हाई हम्म सैलरी वाले लोग बहुत कम होंगे, हम्म है ना, बिल्कुल सर। लो सैलरी वाले बहुत ज्यादा होंगे, मीडियम वाले फिर उससे थोड़े कम होंगे, और हाई सैलरी वाले बहुत ही कम होंगे। तो ये स्क्यूड होगा कि नहीं होगा, आप बताइए, हाँ समझ गई। पॉपुलेशन इसका। ठीक क्लियर? ठीक। तो इस तरह का अगर टेस्ट हमें करना है तो हाँ, पहले मैं पैरामेट्रिक नॉन समझ गई, ठीक है। ठीक है ना। हम्म हाँ, यदि अपन को पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम है, उस स्क्यूड पॉपुलेशन का भी मीन मालूम है हम्म या स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, तो हम पैरामीट्रिक में जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। करेक्ट, समझ क्योंकि गई। अपन ने इसमें से कुछ भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें पैरामीट्रिक में जाना है, लेफ्ट साइड में, हम्म ठीक है। या तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उसके पैरामीटर्स मालूम है, सैंपल्स इंडिपेंडेंट है। अब सैंपल्स इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट को आप समझ लें क्या है। मान लो ए सेक्शन और बी, अपन बात कर रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स, या मैथ्स के मार्क्स ए और बी सेक्शन के बच्चों के, या फिजिक्स के मार्क्स मान लो ए और बी सेक्शन के बच्चों के। तो जो ए सेक्शन के बच्चे हैं वो अलग हैं और बी सेक्शन के बच्चे अलग हैं, है ना। तो यहाँ कहीं भी दोनों सैंपल अपने आप में इंडिपेंडेंट हुए। यदि मान लो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, कॉमर्स ले लेता हूँ, ये सब्जेक्ट ले लिया, कॉमर्स और मैथ्स के मार्क्स यदि मैं कॉमर्स और मैथ्स नहीं ले रहा हूँ, मैं बायो और कॉमर्स लेता हूँ, आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। बायोलॉजी और कॉमर्स, बायोलॉजी के साथ कोई कॉमर्स नहीं लेता, लेता है क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है दोनों सब्जेक्ट, तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल हुए। हाँ, यदि मैं मैथ्स और कॉमर्स की बात करूँ, दोनों अकाउंट्स चलते की हैं बात साइड बाय करूँ, हाँ, साइड। कॉमर्स में भी मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स होता मैथ्स और है अकाउंट्स में भी है ना। मैथ्स। तो वहां जो स्टूडेंट होंगे ना, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, तो डिपेंडेंट वो वेरिएबल। डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। गॉट इट? ये मेरा कहने का मतलब है।
कि वही सैंपल, दोनों सैंपल में वही ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, हाँ, वही इफेक्ट आइडेंटिटी नहीं दोनों आएगा जगह नहीं एक होना, का दूसरे पे। वो पैरामेट्रिक में। और नॉन पैरामेट्रिक में चल जाएगा, यदि इसमें भी है इसमें भी है तो कोई, कोर्स ए भी उसने वो कर रखा है सब्सक्राइब, कोर्स बी भी सब्सक्राइब कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन पैरामेट्रिक लगा दो। गॉट इट? बहुत इजी वे yes. में समझाया बहुत इजी वे में समझाया सर। है ना? रियाज समझ में आया? हाँ सर, ये वाला पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक तो समझ में आया था, है ना? लेकिन इसके पहले वाला जो स्लाइड चल रहा था ना, वो नहीं समझ में आया ये वाला कौन सा? ये रिसर्च नॉर्मल डिजाइन, नॉर्मल मतलब जो आगे आपने बताया था ना, क्या था? अ, इसके ये पहले। तो नहीं नहीं, मैट्रिक्स वाला नहीं। इसके बाद में समझाया था ना आपने, मैंने वो मिस कर दिया शायद। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो आप देख आगे लेना, कंटिन्यू। मुझसे पूछ लेना, वो है ना। हम्म, नॉर्मलिटी टेस्ट का मैंने बताया था उसके बाद, और ये तो हाँ पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक ही चल रहा है अभी तो। हम्म, तो हम पैरामेट्रिक में ये मानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो नॉर्मल है। नॉन पैरामेट्रिक में कोई मतलब नहीं है हमें, कुछ भी हो। हम्म पैरामेट्रिक टेस्ट खाली इंटरवल और रेशियो डेटा को ही ट्रीट करता है। इंटरवल रेशियो दोनों क्या है? स्केल है, खाली जीरो का अंतर होता है दोनों में, सूडो जीरो वाला। बिल्कुल। एज हुआ, सैलरी हुई, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस न्यूमरिक डेटा। मतलब अपन ये कंटिन्यूअसली। मान लो पैरामेट्रिक टेस्ट कंटिन्यूअस न्यूमरिक डेटा पे अप्लाई होगा। गॉट इट? यस। इज इट क्लियर? नॉन, यदि आपका डेटा ऑर्डिनल है, आपका डेटा नॉमिनल है ना, या रैंक डेटा है, तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सभी पे अप्लाई होता है, चाहे वो कंटिन्यूअस न्यूमरिक हो, चाहे वो ऑर्डिनल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो। गॉट इट? यस। इज इट क्लियर? हर तरह के डेटा पे नॉन मैट्रिक चलता है, पर पैरामेट्रिक खाली कंटिन्यूअस न्यूमरिक डेटा पे काम करेगा। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर। है ना? यदि पैरामेट्रिक टेस्ट थे तो इसके रिजल्ट सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय द आउटलायर्स, क्योंकि ग्रुप मीन से काम करता है, और मीन इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द आउटलायर्स, ये मैं पहले बता चुका। आउटलाइन। यस। तो इसके रिजल्ट्स अफेक्ट करेंगे, यदि उसमें आउटलायर्स हैं तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट सही ना दें। गॉट इट? तो आउटलायर्स को पहले एडजस्ट करें। इज इट क्लियर? यस, यस सर। वेरी मच। नॉन पैरामेट्रिक क्योंकि मीडियन बेस्ड है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आउटलायर से, मीडियन वैल्यू वही रहेगी। गॉट इट? यस। इज इट क्लियर? फिर परफॉर्म वेल व्हेन स्प्रेड ऑफ विच ग्रुप इज डिफरेंट। यदि आपके जो ग्रुप हैं ए और बी, दो ग्रुप हैं, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है, उनके वेरिएंस डिफरेंट है, स्प्रेडनेस अलग है, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है? मतलब सेम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। डज इट मेक सेंस टू यू? बिल्कुल। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस है या उनकी रेंज डिफरेंस है, मतलब कोई भी डिस्पर्सन स्प्रेड जो है वो उनका अलग अलग है, फैलाव अलग अलग है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, है ना? मीन्स माइट नॉट प्रोवाइड वेरियस रिजल्ट्स इफ ग्रुप्स हैव द सेम स्प्रेड। यदि एक जैसा फैलाव है दोनों ग्रुप में, तो ये हमारा टेस्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। नॉन पैरामेट्रिक में इसका उल्टा होता है, यदि दोनों ग्रुप का स्प्रेड सेम है तो ये अच्छे से काम करेगा, और यदि दोनों ग्रुप का स्प्रेड सेम नहीं है तो ये उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। व्हाट माय पॉइंट? यस। क्लियर हुआ? यस सर। पैरामेट्रिक टेस्ट में स्टैटिस्टिकल पावर ज्यादा होती है, मतलब 1 माइनस बीटा इज हायर। जो मैंने स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ टेस्ट बताई थी ना आपको, सर 1 माइनस स्टैटिस्टिकल पावर। बिल्कुल याद स्टैटिस्टिकल है। पावर जो होती है इसकी ज्यादा होती है। नॉन पैरामेट्रिक की स्टैटिस्टिकल पावर यानी उतनी कि अच्छी नहीं बीटा होती है। की वैल्यू कम होती है। हाँ, उतनी अच्छी नहीं होती जितनी पैरामेट्रिक की होती है। ठीक है? ठीक हो गया। इसमें ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे क्राइटेरिया पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, यदि कोई भी क्राइटेरिया एक भी पैरामेट्रिक टेस्ट का मिल रहा है हमें, एक भी एजम्पशन फुलफिल हो रहा है,
ठीक है, तो हमें फिर पैरामेट्रिक ही लेना चाहिए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, पैरामेट्रिक ज्यादा रिलायबल होता है या नॉन पैरामेट्रिक या दोनों ही? पैरामेट्रिक ज्यादा रिलायबल होता है यदि आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस डेटा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दो क्राइटेरिया भी हो गए यदि फुलफिल, तो बाकी के नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप पैरामेट्रिक पे जाएं, नॉन पैरामेट्रिक पे ना जाएं। ठीक ठीक, तो भाई हमारा कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए डेटा, वो बट तो सर ऐसा डेटा हमारे पास बहुत कम रहेगा ना जिसमें नॉन पैरामेट्रिक लगेगा, नहीं कि दोनों हाँ, डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द डिपेंड केसेस में पैरामेट्रिक ही लग सकता है ना। मैक्सिमम अगर पैरामेट्रिक लगता है। अगर कि दो कंडीशन भी पूरी हो सकती है हाँ, और हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं, तो पैरामेट्रिक ही मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यूज थोड़ा होगा। सा यहाँ मैंने वन सैंपल टी टेस्ट लिखा है, सैंपल साइज n इज ग्रेटर देन 20 लिखा है। वन सैंपल टेस्ट यदि आप करते हैं, एक ही सैंपल है आपके पास, तो 20 से ज्यादा यदि आपका सैंपल साइज है तो ज्यादा अच्छा। तो वैसे मैंने दो सैंपल पे भी किया, 3 सैंपल पे भी किया, पर उसके लिए फिर हमें अलग तरीके से करना पड़ता थोड़ा सा, तो अपन को उस लेवल का काम आपके पास आना भी नहीं है। 2 सैंपल टी टेस्ट जो है कि हर ग्रुप में कम से कम 15 होना चाहिए। ठीक है, 2 सैंपल है तो हर ग्रुप में, ग्रुप ए में भी 15 हो और ग्रुप बी में भी 15 हो। ठीक है, टी टेस्ट की बात कर रहे हैं अभी अपन। एनोवा इफेक्ट को शो करने के लिए यूज होता है। 2 से 9 ग्रुप यदि हैं आपके, 2 से लेकर के 9 ग्रुप तक आपका सैंपल साइज हर ग्रुप में 15 से ज्यादा होना चाहिए। और 10 से 12 ग्रुप हैं यदि आपके, तो आपका 20 से ज्यादा होना चाहिए सैंपल साइज। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जब भी कोई भी हाइपोथेसिस करें या कोई भी रिसर्च करें, तो उसमें मल्टीपल सैंपल्स पिक करके तब अपना कोई कंक्लूसिव कुछ भी बोले। इज दैट व्हाट वी आर सेइंग? वही आप साइज उसी हिसाब से वो करें कि एक सेकंड, चीज और देख रहा था इसमें। साइज का अपन विशेष ध्यान रखें, कम से कम इतना साइज हो। ठीक है, तो साइज तो हमने बोला था कि 30 से ऊपर होना चाहिए एक सैंपल का साइज, और कितने सैंपल ऐसे हमें पिक करने चाहिए वो आप ये बता रहे हैं? हर ग्रुप में 15 बोल रहा हूँ मैं। 2 ग्रुप हुए तो कितने हो गए? मिनिमम 2 ग्रुप लेंगे एनोवा में, वन वे एनोवा। हम्म 2 ग्रुप तो होते ही है ना, तभी तो एनोवा हम्म लगा रहे हैं। हम्म। कितने हो गए दोनों के मिला के? 30 हो गए। 30। टी टेस्ट मैंने कल बताया था 2 सैंपल से लेके इन्फिनाइट सैंपल तक लगाया सकता है। तो वन इनफाइनाइट सैंपल तक में है। मैंने यहाँ तो ग्रेटर देन 20 लिखा है, बट 2 से ऊपर इन्फिनाइट तक लगता है ना। बिल्कुल, यस पर सर। उसमें दूसरे हमें थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना पड़ती हैं। हम्म ठीक है, 2 सैंपल टी टेस्ट में भी मैंने क्या लिखा है, इच ग्रुप एन इज ग्रेटर देन 15। हम्म तो 2 सैंपल में कितने हो गए? 30 हो गए। 30। गॉट इट? हम्म है ना। हम्म इसी प्रकार से वन सैंपल साइन और वन सैंपल विल्कोंसन टेस्ट यूज होता है, मैन विटनी टेस्ट यूज होता है 2 के लिए, और एनोवा की जगह क्रस्कल वैलीज और मूड्स मीडियन टेस्ट होता है। क्रस्कल वैलीज सबसे ज्यादा यूज होता है। फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ वन फैक्टर एंड वन ब्लॉकिंग वेरिएबल एंड फ्रेगमेंट टेस्ट, ये अपन बाद में समझेंगे। तो ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। अब हम कुछ और चीज समझेंगे। लिकर्ट स्केल आप लोगों के एनजीओ में बहुत यूज होता है। जी सर। लिकर्ट टाइप स्केल जो होते हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री, नॉट सर्टेन, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, है ना। तो मान लो आइटम 1 में यहां पर आपका 1 से 5 तक के रैंक लिखी हुई है, उन्होंने वही ऑर्डर लिखे हुए हैं। किसी ने उसको 1 दिया आइटम 1 को, फिर किसी ने 5 दिया है, किसी ने 2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर ऐसे दिया है।
आइटम 2 को भी ऐसे ही इन्होंने, आइटम 3 में भी ऐसे ही, आइटम 4 में भी ऐसे ही दिया है। यदि मैं आइटम 1 और आइटम 2 दो फैकल्टी है मान लो, है ना, दो ठीक है। फैकल्टी किसी कोर्स को पढ़ा रही है, हम्म, आइटम 1 पहली फैकल्टी और आइटम 2 दूसरी फैकल्टी। आपने ठीक है। बच्चों से रिस्पॉन्सेस पूछे, है ना, कि भाई फर्स्ट फैकल्टी का कैसा डिलीवरी कैसी थी, सेकंड फैकल्टी की डिलीवरी, कुछ भी क्वेश्चन आपने किया ऐसा, तो इनने रिस्पॉन्सेस बच्चों ने दिए, बच्चे हैं, रिस्पॉन्स 1 रिस्पॉन्स 2, इन्होंने रिस्पॉन्सेस दिए, इन्होंने रिस्पॉन्सेस दिए। अब यदि खाली आप, ये लिक्विड टाइप डेटा है आपके पास, अब ऑर्डिनल डेटा है, आइटम 1 में भी ऑर्डिनल है, आइटम 2 में भी ऑर्डिनल है, करेक्ट। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? ऑर्डिनल है, हाँ, ऑर्डिनल है तो नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे। नॉन पैरामेट्रिक नॉन टेस्ट पैरामेट्रिक आएगा। लगेगा, बिल्कुल। गॉट इट? यस। अब आपने मान लीजिए, अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, आइटम 1 2 3 4, ये आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 एक पर्टिकुलर क्वालिटी को शो कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई स्कूल के हम क्वेश्चनियर भरवा रहे हैं बच्चों से, और हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो मेंस का फैक्टर है फूड, एक फैक्टर है हमारा फूड, एक फैक्टर है करिकुलम एक्टिविटी, एक फैक्टर है हमारा स्पोर्ट्स, एक फैक्टर है हमारा एकेडमिक्स। ओके, ये फैक्टर्स। तो मैं डायरेक्ट तो नहीं पूछ लूंगा ना फूड के ऊपर सब कुछ, और फूड में तो बहुत से कंपोनेंट, चपाती भी बनती है ना, सब्जी कैसी बनती है, पानी कैसा है वहाँ, क्लीन रहता है नहीं रहता है, साबुन अवेलेबल होता है नहीं होता हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश के लिए, जो भी है, या फिर सर्विस उनकी कैसी है, बच्चे जब जाके बैठते हैं तो खाना कितनी देर में आता है, टाइम पे मिलता है नहीं मिलता है, नहीं तो रोटी के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सब तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, एक क्वेश्चन से तो नहीं होगा ना, 5-7 जो भी क्वेश्चन होगा, उस 5-7 क्वेश्चन से एक फैक्टर बनेगा फूड का। तो हम उस क्वेश्चन, यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लीजिए आपके फूड में 6 क्वेश्चन और स्पोर्ट्स में आपके 4 क्वेश्चन है, एकेडमिक्स में आपके 9 क्वेश्चन, करिकुलम एक्टिविटी में 6 क्वेश्चन है, मतलब सब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग है हर फैक्टर में। तो आप हमेशा जब इसकी स्कोरिंग करेंगे, इनको सबको जोड़ के स्कोरिंग होती है, तो आप सम नहीं लेंगे, हमेशा मीन लेंगे। ओके। क्योंकि सम लेंगे जिसमें 4 आइटम है, उसकी रेंज कितनी हो गई, 4 आइटम है तो मैक्सिमम कितना, यदि 1-1 भी बच्चों ने भरा चारों आइटम में किसी बच्चे ने, तो 4 आएगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो रेंज 4 से 20 के बीच में आएगी। पर जहां पर 8 आइटम है हमारे किसी फैक्टर में, किसी फैक्टर में 8 क्वेश्चन है, मान लो एकेडमिक्स में 8 क्वेश्चन है, तो वहां रेंज आएगी 8 से 40। करेक्ट। इज इट क्लियर? अब रेंज अलग आ रही है। इसमें एक और चीज होती है, जैसे एक फैक्टर के लिए हम 4 पॉजिटिव क्वेश्चन और 4 नेगेटिव क्वेश्चन भी रखते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन हम रिवर्स क्वेश्चन जो रखते हैं, हाँ। वो हम ये क्रॉस चेक करने के लिए रखते हैं कि उसने केयरफुली ये Reliable हमारा answer नहीं फॉर्म भरा देते है या नहीं भरा। उसी तरह का एक क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव होता है। और लोग क्या होता है, जब स्केल बनाते हैं, क्वेश्चनियर को हम स्केल बोलते हैं। तो यदि वो स्केल बनाते हैं तो आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन सेम के सेम का नेगेटिव नहीं बनाया हो, सिमिलर हो चलेगा, सेम मीनिंग नहीं दे रहा हो, तो वो रिपीट होगा एक प्रकार से, क्योंकि आपके रिवर्स क्वेश्चन की आप जो है ना ऑर्डरिंग चेंज करते हो, है ना, 1 को 5 करते हो, 5 को 1 करते हो, 2 को 4 करते हो, है ना, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो वेटेज बढ़ा देगा उसका, यदि सेम इंटेंशन से क्वेश्चन है तो मैं यदि इस तरह के क्वेश्चनियर बनवाता हूं, कभी किसी को सजेस्ट कोई नेगेटिव क्वेश्चन डलवाता हूं, पर उन क्वेश्चंस को हम खाली चेक करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चंस के साथ,
सिर्फ उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए फॉर्म की, कि सही इस फॉर्म को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। लोग इस चीज को नहीं समझते। लोग क्या समझते हैं, नेगेटिव है, रिवर्स उसके वो कर दो और इसको इन्वॉल्व कर। अरे भैया, जब दो दो हो गए, एक की जगह दो हो गए वो क्वेश्चन, तो वो वेटेज तो बढ़ गया ना उधर। बताइए आप। लोग यही चीज तो नहीं समझते। लोगों ने एक वो पकड़ रखा है जो एक चला आ रहा है जमाने से, किसी ने करा उनने भी वही किया, उसने किया उसने भी वही किया, पर उसका यूटिलिटी नहीं मालूम नेगेटिव क्वेश्चन की लोगों को। क्योंकि नेगेटिव का एक पॉजिटिव डला हुआ है ऑलरेडी। नेगेटिव क्वेश्चन डाला ही इसलिए जाता है, हाँ, ट्रायंगुलेट करके। है ना, डाला ही इसलिए जाता है, तो उसको जब भी हम उसके स्कोर निकालेंगे उसको हटा दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। वो फॉर्म में चेक करने के लिए होता है कि अरे ये सही है नहीं। उसके चेकिंग का भी तरीका होता है कि मान लीजिए पॉजिटिव क्वेश्चन में व्यक्ति ने बोला 4, ठीक है, नेगेटिव में उसको क्या बोलना चाहिए, 2 बोलना चाहिए। को जब रिवर्स करोगे 2 का ही 4 होगा ना। व्हाट इट 2 की जगह उसने 3 बोला है, तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, या 1 बोला है तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये भी बहुत ध्यान रखना 3 पड़ेगा। और 1 ठीक भाई 2 की जगह वो 3 भी बोल सकता है, 1 भी बोल सकता है। वैसे ही है। सर ये थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग जेंडर के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हाँ। तो एक जगह हमने क्वेश्चन पूछा कि हम्म मैं मेरी वाइफ को नौकरी करने दूंगा। हम्म दूसरे जगह हम उसी क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर दिए हम्म कि मेरे पड़ोस में औरतें मतलब जॉब करने जाती हैं, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम्म तो बेसिकली हमने जब उनसे डायरेक्ट पूछा जाने दूंगा, तो वो सोशली डिजायरेबल आंसर दिए यस। हम्म लेकिन जब हमने थर्ड पर्सन पे पूछा कि आपको अच्छा लगता है, आप इसको इनकरेज करते हैं, तो वो नहीं बोला। नहीं। वो हम 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव क्वेश्चन रखते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, हम्म और उसमें फिर जो वेटेज आता है उस हिसाब से फिर रैंक करते हैं। तो वो थोड़ा प्रोसेस समझना है, अच्छा अच्छा, देखना ठीक है। पड़ेगा। मतलब वही हर क्वेश्चन का एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होता है, देखिए आपका क्वेश्चन सेम नहीं है, बट हम जानना उनका परसेप्शन आपका चाहते हैं। इंटेंशन वो है, पर जो सामने वाले को आप क्वेश्चन जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, माइंडसेट समझना है ना तो सर, वो इनका तो क्या मकसद उसी तरीके से माइंडसेट। उस क्वेश्चन को ले रहा है जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं। हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या वो उसी तरीके से आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि उसने उस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं लिया, थोड़ा सा भी मिस अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर रहा दिमाग में, तो वो रिस्पॉन्स कुछ और देगा। इसलिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी, शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, बहुत कम शब्दों में, और मीनिंगफुल होने चाहिए, है ना, व्यवस्थित हो, कम शब्दों में हो, मीनिंगफुल हो, तो लोगों के जल्दी समझ में आएंगे और वो उसका सही रिस्पॉन्स देंगे। बड़े क्वेश्चन होंगे तो जो थोड़ा सा इलिटरेट सी वाला कंसेप्ट है उनको समझ में नहीं आता, अपन जो पढ़े लिखे हैं अपन उसको 2-3 बार डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर उसमें भी ये दिक्कत होता है कि यदि आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप उसको उसको डोमिनेट कर रहे हाँ, हैं, लीड आप, कर। हाँ, फीड कर रहे हैं एक प्रकार से, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें देखेंगे अपन, डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन ईयर, क्वेश्चन बनाऊंगी तो आपके साथ हाँ, कनेक्ट करूंगी है इसको, ना। कोडिंग कैसे किया जाए। तो यहां मैं बता रहा था कि यदि डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर फैक्टर में है तो हम सम नहीं लेंगे स्कोर में कभी भी, हम मीन लेंगे। ठीक है। क्योंकि मीन की रेंज क्या आएगी, 1 से 5 के बीच में ही आनी है। भाई नंबर क्या रहेंगे वहां पे, 1 से 5 तक ही नंबर रहेंगे ना, जिनको आप सम मतलब मीन निकालोगे, जिनका 1 2 3 4 5 लेकर टाइप 5 पॉइंट स्केल है मान लो, है ना। ये मैं 5 पॉइंट स्केल की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है स्केल। तो मीन जो होगा 1 से 5 के बीच में होगा सभी का, चाहे कितने ही क्वेश्चन हो फैक्टर में, बिल्कुल। है ना। तो हम मीन लें वो ज्यादा अच्छा है, ना कि सम लें।
किसी का सम ज्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है। अब कम इसलिए आ रहा है भैया उस पर्टिकुलर फैक्टर का कि वहां क्वेश्चन ही कम थे। इज इट क्लियर? जहां ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वहां पे सम वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी तो सर। हमेशा मीन स्कोर लेना है, ठीक है? जी आप सर। मान लीजिए फूड का मीन स्कोर ले लिया आपने आपने फूड नहीं ले, करिकुलम एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के मीन स्कोर ले लिए दोनों के। अब जो स्कोर जब भी निकलेंगे, मीन स्कोर हो चाहे सम स्कोर हो, वो फिर स्केल कहलाते हैं। इज इट ठीक है। क्लियर? यस सर। वहां पैरामीट्रिक लगा सकते हो। गॉट इट? आप सिंगल ऑर्डिनल क्वेश्चन की यदि बात करें तो वहां पैरामीट्रिक नहीं लगेंगे, वहां नॉन पैरामीट्रिक लगेगा, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था। और अगर ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है, अब फैक्टर है, तो फिर वहाँ आप पे पैरामीट्रिक लगाएंगे। ठीक। गॉट इट? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब देखिए उसको एक हम मीन बहुत से करेंगे, है, उसको हम मीन से करेंगे हाँ उसको मीन से और पैरामीट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक। मैं मीन इसलिए प्रेफर करता हूं, हाँ यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन हर फैक्टर में सेम है तो आप सम भी ले सकते हो, फिर हाँ। कोई इशू नहीं है, हम्म। है ना? पर ऐसा होता नहीं है, हम्म। किसी फैक्टर में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो इसलिए मीन स्कोर लें, वो ज्यादा सेफ साइड चलते हैं हम लोग उसमें, राइट। है ना? अफसान जी समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? जी सर, क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको कुछ स्कोरिंग के, मीन स्कोर के ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं, जो मैंने बहुत से रिसर्च पेपर में, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में देखा। हम्म। वो लोग मीन स्कोर को फिर वापस से हम उसको कैटेगरिकल में लाने की कोशिश करते हैं ना। भाई मीन स्कोर ले लिया हमने सबके, ठीक है। अब हम पूरे फूड को लेकर के बताना चाहते हैं कि पहला बच्चा स्ट्रांगली डिसएग्री है, नहीं है, पूरे फूड के 4 क्वेश्चंस है ना, ओवरऑल फूड के। ठीक है। व्हाट इट? तो हमने चारों क्वेश्चन का मीन स्कोर लिया। अब पहले क्या होता था, मीन स्कोर जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने यहाँ लिखा है, क्या करते थे लोग, 0.01 से 1 के बीच में होगा तो स्ट्रांगली डिसएग्री माना जाएगा, ठीक है। 1.01 से 2 के बीच में होगा तो डिसएग्री होगा, 2.01 से 3 होगा तो न्यूट्रल होगा, 3.01 से 4 होगा तो एग्री होगा, 4.01 से 5 होगा तो स्ट्रांगली एग्री होगा, डिसएग्री होगा। ठीक हो गया। आप बताइए, जब आपका मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो मीन कभी 1 से कम हो सकता है क्या? नहीं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड चल रही है 0.01 से 1। ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल के पेपर में देखा और मैंने इस पे फिर ऑब्जेक्शन भी लिखे थे। फिर एक नया मेथड सजेस्ट किया, रेंज मैक्स मेथड, जिसको नाम दिया मैंने, ठीक है। टू डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द 5 पॉइंट लिकट टाइप स्केल। अभी 5 पॉइंट पे आप 6, 7 कितने पे भी ले सकते हो, 3 पे भी ले सकते हो, मैं 5 के हिसाब से एक्सप्लेन किया है यहाँ आपको। 5 पॉइंट लिकट टाइप स्केल, द रेंज इज कैलकुलेटेड 5 - 1 रेंज ऐसी होगी ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 4 रेंज आई, यस, 4 आ गई। ठीक है है। ना? इसलिए इसका नाम मैंने खुद ने लिखा है रेंज मैक्स मेथड। मेथड। हाँ, ठीक फिर है। मैंने काफी पीएचडी थीसिस में लगाया था, और लोगों ने बाहर भी लोगों ने लगाना चालू कर दिया इसको। देन डिवाइडेड बाय द 5 एज इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इस जो रेंज आई है इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 0.8 0.80। नाम क्या दिया? रेंज मैक्स मेथड। रेंज मैक्स मेथड। रेंज, और इसको डिवाइड किया मैक्सिमम से, मैक्सिमम से। इसलिए ठीक हो इसका गया, नाम यानी दिया पहले मैंने रेंज मैक्स find कर मेथड। दी और फिर मैक्सिमम वैल्यू से उसको डिवाइड कर दिया। हाँ, ठीक हो अब गया। देखिएगा 0.80 का क्या खेल होगा इसमें। 1 से स्टार्ट है, 1 में मैं 0.808 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1.80 आ जाएगा। ठीक है। तो 1 से लेकर के 1.80 को हम बोलेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री। डिसएग्री। ठीक है। फिर 1.81 से चालू किया, मतलब 1.80 में फिर 0.80 जोड़ा तो मेरे 2.60 आया।
तो 1.81 से 2.60 तक डिसएग्री बोलेंगे। 2.60 में फिर 0.80 जो ये वैल्यू आई, फिर ऐड करूंगा 3.40 हो जाएगा मेरा। गॉट इट? तो 2.61 से 3.40 तक हम नॉट सर्टेन बोलेंगे। इज इट क्लियर? और फिर 3.41 से इसमें यदि 0.80 और जोड़ू मैं 3.40 4.20 आएगा, 4.2 है ना? तो सर ये 3.41 से वैसे ही लिया है जैसे हम वो कम्युलेटिव में लेते होते हैं। हाँ, हाँ तो ये रिप्रेजेंट एग्री। और लेकिन 4.21 से easy है। 5 स्ट्रांगली एग्री। अब हम्म समझ में आ गया? यस सर। तो ये जो है, ये वाला मेथड अगर समझ आ जाए अच्छे से, मतलब याद रहे टेस्ट के टाइम पे, तो इजी है। बहुत इजी है। लोग करते हैं वो, जैसे मान लीजिए हमारा टोटल 30 आ गया, हम्म अब याद नहीं आ रहा कैसे करते हैं। 30 हम्म क्यूमुलेटिव ले लिया, और 1 से 10 ले लिया, 11 से 20 ऐसे कुछ करते हैं हर हाँ बार, हाँ हाँ बात कर करके स्टैटिशियन से हम्म। माइनस कर करके, पता नहीं कैसे। ये मैंने निकाला है मेथड, मेरा खुद का मेथड है ये। हाँ भी हाँ। मैंने इस पे कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा है, तो पर सर मैंने ये यूज मीन -1 का क्या लॉजिक था? मैं थोड़ा सा मिस कर गई या कंफ्यूज हो गई। ये मीन -1, 5 -1 इज इक्वल टू 4, ये जैसे क्या लॉजिक है? 5 पॉइंट लेकर टाइप रेंज है स्केल ना, है। मैक्सिमम 5 माइनस पॉइंट। 5 पॉइंट है तो मैक्सिमम क्या होगा? 5 होगा। अच्छा, मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम माइनस 1 मिनिमम, मिनिमम, करेक्ट। दैट इज द रेंज। मिनिमम इसलिए इस रेंज मेथड का निकालना नाम है। रेंज, और उसको ठीक है। डिवाइड रेंज करना हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम रेंज क्या तो फाइव है? मैक्स आएगा उसको मैक्सिमम से कर लेना है, तो 8 जैसे 0 आपका 6 पॉइंट है, तो 6 -1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 5। और डिवाइड और किससे करोगे? 6 से। 5 हम्म डिवाइडेड बाय 6। इज इट क्लियर? मान लो 3 पॉइंट हुआ, तो 3 बहुत। -1 2 डिवाइडेड बाय 3, और फिर ठीक। उसको हमें ऐड करते जाना 8 है। करते जाना है। और मिनिमम से चालू करना है। मिनिमम में जो है, जैसे हाँ 1 हमेशा रहेगा मोस्टली, 1 में हाँ। अपन वो 8 कर देंगे तो वो अपन को उसका रेंज मिल गया, फिर उसके अंदर फिर वही 8 कर देंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा आपका, जैसे करके जो भी आप। तो सर ये आपने उसको वेरीफाई किया है वो ट्रेडिशनल मेथड से? ट्रेडिशनल मेथड पूरा रद्दी है, हाँ हाँ। पूरा रद्दी है। और कई लोगों वो ने कभी फिर, तो लग जाएगा सर, कभी नहीं लगेगा। नहीं भाई आप ये बताइए कि मीन स्कोर 0.01 हो सकता है क्या, यदि 1 से 5 के बीच में वैल्यू है तो? नहीं आप हाँ। तो ये बताएं, 1 और 5 के बीच में ही मीन आएगा ना, उसके बाहर थोड़ी चले मीन जाएगा आएगा, मीन। बिल्कुल आउटसाइड तो नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा, तो 1 ये से नीचे मेथड, तो हम कभी नहीं जा सकते। ये मेथड वहीं फेल हो गया ना। पर ये कर रहे हैं लोग, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं बेवकूफों की हाँ तरह। हाँ, मैं भी हूं उनमें से। हाँ। आपके सर पे सींग है। मेरे टाइटल में है। मैंने हटा रखा है, मैंने परमार ही लिखता हूँ, मैं सिंह नहीं लिखता। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा ये बेटा बहुत लिखता है। सॉफ्ट, मतलब इजी वे भी है ये करना। हम्म और सेकंडली सर ये जल्दी क्लिक हो गया है। हाँ, हम्म इस पे मैंने रिसर्च पेपर नहीं लिखा, लिखूंगा मैं। क्योंकि हम्म क्या होता है, रिसर्च पेपर के लिखने के पहले मुझे उसकी बहुत ऑथेंटिसिटी और बहुत चीजें उसके अंदर वो करना पड़ती हैं। हाँ, और एक बार लिख देंगे तो फिर ये दूसरे भी अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, हाँ, वो भी बात है। क्लियर हो गया ये, है ना? बिल्कुल। और तो सर कभी इस भी इस तरीके मेथड से में कर, रेफरेंस तो आपका देंगे। हाँ रेफरेंस मेरा ही देते हैं ना कई लोग। अभी जो मैंने नहीं बिल्कुल। भी किए हैं, दे ऑल्सो गिव माई रेफरेंस किए। परमार, मिस्टर परमार ने, प्रवीण परमार ने ये हम्म मेथड दिया हुआ है। हम्म देखिएगा, अब लिकर्ट टाइप स्केल की हम बात करें, चलिए ये तो हो गया, इसमें अपन को कुछ नहीं करना है। देखिएगा, लिकर्ट टाइप स्केल मतलब ऑर्डिनल स्केल, ठीक, ऑर्डिनल डेटा स्केल नहीं। ऑर्डिनल डेटा यानी लिकर्ट टाइप स्केल, जो नीचे ग्रीन में लिखा है मैंने, आप पढ़िएगा, नीचे दिख रहा है ग्रीन में लिकर्ट टाइप स्केल, हम्म ग्रीन बॉक्स जो बना है, यस ये सर, लिकर्ट टाइप ऑर्डिनल स्केल डेटा। है। और राइट हम्म साइड में जो है लिकर्ट स्केल है, मतलब वो स्कोर वाली बात हो रही है राइट साइड में। हम्म लिकर्ट स्केल यानी स्कोर जो मीन निकाला है, हम्म जो अपन ने मीन स्कोर निकाली, तब वो लिकर्ट स्केल हो जाएगा। हम्म यदि आपका ऑर्डिनल डेटा है तो वो लिकर्ट टाइप स्केल कहलाएगा, लिकर्ट स्केल नहीं कहलाएगा। गॉट इट?
हम्म ये बहुत ध्यान रखना है, लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। लिकर्ट टाइप स्केल में ऑर्डिनल डेटा होता है, सेंट्रल टेंडेंसी मोड या मीडियन लिया जाता है ना, डिस्पर्सन रेंज या ठीक हो क्वार्टाइल गया। लिया जाता है, ठीक है, इंटरक्वार्टाइल हम्म रेंज। एसोसिएशन जो होता है, इसका कोरिलेशन जो होता है, किंडल ताऊ बी और सी, किंडल ताऊ बी भी है और सी भी है। सी भी है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होते हैं इसमें, काई स्क्वायर यूज होता है, मैन विटनी यूज होता है, विल्कोज होता है, क्रस्कल वैल्यूज। और सर ये कैंडल टाउ जो है वो मैन कैंडल के मेथड से है ना, कैंडल वाला जो हाँ, मेथड होता है। ठीक है। ये भी अपन आगे करेंगे इसको। हम्म अब लिकर्ट स्केल देखिएगा। नाम थोड़ा मुझे ना जाना पहचाना लगा कि मैंने इस पे काम किया था किसी जमाने हाँ, में। यूज करा होगा केंद्र ना। हम्म अब लिकर्ट स्केल की बात करें हम, लिकर्ट स्केल यानी वो तो स्कोर, या तो सम स्कोर हो सकता है या मीन स्कोर हो सकता है। व्हाट इट? लिक्विड स्केल इज सम सम, स्कोर और मीन स्कोर। मीन स्कोर। सम स्कोर तो मैं अवॉइड करता हूँ, हम्म मीन स्कोर लें ज्यादा अच्छा। ये इंटरवल स्केल होता है। लिकर्ट स्केल क्या होता है? इंटरवल स्केल होता है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो जाएगी फिर? मीन हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, एसोसिएशन पेयरसन हो जाएगा, हम्म कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, रिग्रेशन, एनओवाई यूज होगा। इंटीग्रेशन एंड ओवर। ठीक हो गया। प्रीति जी, समझ में आया आपको ये? जी लिकर्ट टाइप स्केल और लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल कब बनता है? जब हम स्कोर ले लेते हैं, वो लिकर्ट स्केल हो जाता है, हम्म ठीक है। जब स्कोर ले लिए तो फिर तो आप वो कंटिन्यूस डेटा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, डेटा टाइप वगैरह। अब अपना प्रैक्टिकल चालू करेंगे हम, है ना। यहाँ मैंने मैन्युअली कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग देखिए इन एग्जांपल्स, टाइम रहे तो, है ना। इसी चीज को अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, आर पे और उस पे। और जहां जो जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ मैनुअल पे भी आएंगे और हम ये चीज समझाएंगे आपको, ठीक है। गॉट इट? ठीक हो गया। यस।